नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको पाकिस्तान के डर वाली डबल डोज दिखाएंगे, जहां एक ओर तालिबान ने बड़ा हमला कर दिया है, तो दूसरी ओर भारत में कल होने वाली मॉक ड्रिल से कैसे पाकिस्तान में डर का माहौल है, इस पर हमारी वीडियो कुंजी तैयार है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहले बिहार और फिर यूपी से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। पीएम ने कानपुर में पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और एक सभा के दौरान कनपुरिया अंदाज में जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। फिर उस एक्सचेंज ऑफर के बारे में बताएंगे जो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से पाकिस्तान को दिया है। साथ ही उन्होंने कैसे पाकिस्तान के 1971 वाले जख्मों को फिर से ताजा करने का काम किया, ये देखना मिस मत करिएगा। पाकिस्तान के पीएम अलग अलग देशों में ये कबूल कर रहे हैं कि भारत ने कैसे उसे घुसकर मारा, लेकिन भारत में बब्बर और गब्बर वाली सियासत ट्रेंड कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवालों पर आज बीजेपी ने जो कहा उसमें सियासी क्लेश है। आज उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस में 3 साल बाद परिवार को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने बीजेपी नेता के बेटे समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि कातिलों के चेहरे पर सजा के बावजूद कोई शिकन नहीं दिखी। एक दोषी तो कैमरा देखकर हंसता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG 2025 की परीक्षा को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने NBE को निर्देश दिया है कि वो ये परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 शिफ्ट में परीक्षा से मनमानी होती है। ये एग्जाम 15 जून को होना है। और GDP को लेकर एक अच्छी खबर आई है। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत का वास्तविक GDP ग्रोथ रेट बढ़कर 7.4% रहा है, जो अनुमान से बेहतर है। हालांकि सालाना आधार पर 2024-25 के लिए GDP 6.5% रही, जो 4 साल का निचला स्तर है। सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसके हर फ्रेम में खत्म होते और टूटते पाकिस्तान की कहानी है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई मुल्क आतंकियों को संरक्षण देता है, आतंकवाद को शह देता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। जिस पाकिस्तान ने आजीवन भारत के खिलाफ साजिशें रची, आजीवन आतंकवाद को बढ़ावा दिया, वो शांति की कल्पना कैसे कर सकता है। उसे तो सिर्फ कल्पना से परे सजा मिलती है और इसी सजा से पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है। अलग अलग फ्रंट पर वो घिरा हुआ है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर कैसे पाकिस्तानी सेना गोला बारूद का सामना कर रही है, इस वीडियो में आप देख रहे हैं। सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि कई फ्रंट पर पाकिस्तान टूट रहा है। पाकिस्तान की सत्ता बिखर रही है। कर्ज के भरोसे जिंदा रहने वाले पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति पूरी दुनिया में सामने आ रही है। आप 3 तस्वीरों से पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की है, जहां बम और टैंक वाले हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना पर अफगानिस्तान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के डर की है। भारत में मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद पाकिस्तान कांप रहा है। शहर शहर ये चर्चा हो रही है कि अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इसी डर की वजह से पाकिस्तान के दर्द को समझा जा सकता है। तीसरी तस्वीर पाकिस्तान में आतंकियों की गुप्त मीटिंग और सेटिंग की है। टेंट लगाकर बहावलपुर में टेरर मीटिंग हुई है। इसमें ISI के एजेंट भी शामिल थे। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं भारत को खोखली धमकी देने वाला पाकिस्तान कैसे टूट रहा है। इन तस्वीरों से समझिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो क्या रहा है। कैसे अचानक अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के बरमाचा सीमा क्षेत्र में जबरदस्त फायरिंग हुई है। यह इलाका बलूचिस्तान के पास का इलाका है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बॉर्डर पर नई चौकियां बनाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और विवाद का विस्फोटक विस्तार हुआ। गोलीबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान को टैंक भेजने पड़े। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान की तैयारी बहुत बड़ी है। बताया जा रहा है कि पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर गोलीबारी की थी। उसके बाद अफगानिस्तान की ओर से तालिबानी आर्मी ने जवाबी कार्रवाई की है। अफगान सीमा पर बनी चौकियों को तोप से धुआं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमला किया गया है। इस हमले का दावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है। घटना के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध बढ़ गया है और सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग पाक बॉर्डर से लगे चाघी जिले में शुरू हुई है, जहां पर पाकिस्तानी सेना को तालिबानी फोर्स ने तगड़ा जवाब दिया है। बीएलए का दावा यह भी है कि अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान के अंदर भी घुस गई है। कंगाल पाकिस्तान की बदहाली की स्थिति कुछ इस तरह की हो चुकी है कि वहां शहर शहर डर ट्रेंड कर रहा है। यह डर है भारत के एक्शन का डर। पाकिस्तान से जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर अगर कहें तो वहां एक ही शब्द की चर्चा हर तरफ हो रही है और वो है मॉक ड्रिल। इसकी कहानी यह है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई को भारत ने कई शहरों में मॉक ड्रिल की थी। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, जिसके तहत पाकिस्तान के आतंकी अड्डे, कई एयरबेस तबाह किए गए। अब भारत ने पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों में मॉक ड्रिल की घोषणा की है। कल गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल होगी। तो पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि जब पहली मॉक ड्रिल से पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अब क्या होगा। पाकिस्तान में और क्या चर्चा हो रही है, आप देखिए। सत्ता के न्यूज मित्रों को अब वो वीडियो दिखाते हैं जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों के साथ मिला हुआ है, कैसे पाकिस्तान की सत्ता आतंकियों के साथ गठबंधन की बदौलत चल रही है। ये आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की गुप्त मीटिंग की तस्वीर है जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति जग जाहिर है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए आतंकियों ने कल बहावलपुर में सीक्रेट बैठक की थी। इसमें जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 200 आतंकी और कमांडर शामिल हुए। मीटिंग के खुले मैदान में टेंट लगाकर की गई थी। इसमें अलग अलग प्रांतों से जैश के अलावा लश्कर के भी कई आतंकी और कमांडर को बुलाया गया था। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में आईएसआई से जुड़े कई अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद का दर्जा दिया गया। आपको बता दें, बहावलपुर वही जगह है जहां पर जैश के हेडक्वार्टर को भारत ने मिट्टी में मिला दिया था। जैश के हेडक्वार्टर को खंडर बना दिया था। खास बात यह है कि इस मीटिंग में जैश हेडक्वार्टर की खंडर तस्वीर को पोस्टर की तरह इस्तेमाल किया गया। जिस तरह आतंकी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के लिए समर्पित हैं, ठीक उसी तरह आतंकी हर कदम पर पाकिस्तान की सत्ता के साथ हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा 50 से अधिक शहरों में रैलियां आयोजित कर रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में रैलियां हो रही हैं। सिर्फ 67 सेकंड की वीडियो रील में आप देखिए पाकिस्तान में आतंकी कैसे सेना और आईएसआई के साथ मिलकर अपना अस्तित्व बचाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आतंकी हैं जो अपने तबाह हेडक्वार्टर को पोस्टर बनाकर पेश कर रहे हैं, भारत के एक्शन की गवाही खुद दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों कंफ्यूज हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए अलग अलग बयान दे रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से इस तरह आहत हैं कि दोनों के तेवर बदले बदले से हैं। मुस्लिम मुल्कों के दौरे पर गए शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं सेना प्रमुख आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि भारत को जवाब देंगे। वो खोखली धमकी दे रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में सिर्फ भारत में होने वाली मॉक ड्रिल के ही सायरन नहीं बज रहे, बल्कि उससे पहले आज समंदर से आए एक वीडियो से भी पाकिस्तान में डर का माहौल तो होगा। ये वीडियो आईएनएस विक्रांत का है, जिस पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय नौसेना को भी बधाई दी। अधिकारियों के साथ मुलाकात की, जवानों का हौसला बढ़ाया और इसके बाद आईएनएस विक्रांत से ये तस्वीर आई, वो पाकिस्तान तक ट्रेंड कर रही है। वैसे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से न सिर्फ पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया, बल्कि एक ओपन एक्सचेंज ऑफर भी दिया। और इस ऑफर की शर्त थी कि अगर पाकिस्तान को शांति चाहिए तो उसे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपना होगा। और यही पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि जिस हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने की बात राजनाथ सिंह ने की है,
वो तो वहां खुलेआम रैलियां कर रहे हैं, भारत के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, आतंकियों की मीटिंग कर रहे हैं और वहां की सत्ता आतंकियों को मुआवजे बांट रही है। वैसे आज राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के लिए कौन सी नई लकीर खींच दी है, वो आपको आइए बताते हैं। अब तक हार और झूठ का जश्न मनाने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ इन दिनों मुस्लिम मुल्क में शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सामने शांति के बदले में नई शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान वाकई में बातचीत को लेकर गंभीर है तो हाफिज और मसूद को भारत को सौंप दे। अगर पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है तो वो इसकी शुरुआत हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप कर करे। पाकिस्तान के हक में यही बात सही होगी कि वो अपनी जमीन पर चल रही आतंक की नर्सरी को अपने ही हाथों से उखाड़ फेंके। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ वार्म अप था और अब कुछ किया तो भगवान ही जानता है कि उसके साथ क्या होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर तब गिर गया जब सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। राजनाथ सिंह के वीर रस वाली एक न्यूज रील देखिए जो पाकिस्तान में भी खूब वायरल हो रही होगी। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ दे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल है। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहन भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूँ शायद 4 टुकड़े हो जाते। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कर रखा है, बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। आज INS विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के दर्द वाले वो पन्ने भी पलटे जिन्हें छूने से पाकिस्तान की सेना और वहां की सत्ता बहुत घबराती है। लेकिन भारत के लिए वो पल जश्न और शौर्य का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि नौसेना जब 1971 में हरकत में आई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी फॉर्म में आती तो पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े हो जाते। इसीलिए आज पाकिस्तान के लिए हम 1971 वाला वो रिमाइंडर भी लेकर आए हैं। भारतीय नौसेना आखिरी बार 1971 की जंग में ही पाकिस्तान के खिलाफ उतरी थी और इस युद्ध में असली कहानी तब शुरू हुई थी जब इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। तब भारत की पश्चिमी नौसेना कमान को ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए आदेश भेजे गए। इस बीच पता चला कि पाकिस्तान की एक पनडुब्बी हमला करने के लिए इंतजार कर रही है
और तब भारतीय जल सीमा में घुस रही पाकिस्तानी पनडुब्बी को नष्ट करने का जिम्मा एंटी सबमरीन फ्रिगेट INS खुखरी और कृपाण को सौंपा गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची में पाकिस्तानी नेवल बेस पर आक्रमण कर दिया। एम्यूनिशन सप्लाई शिप समेत कई जहाज और ऑयल टैंकर तबाह कर दिए गए। INS विक्रांत के डेक से लड़ाकू विमानों ने चटगांव और खुलना में कराची पोर्ट और दूसरे क्षेत्रों पर इतने हमले किए कि पाकिस्तान धुआं-धुआं हो गया और भारतीय नौसेना की चोट के आगे पाकिस्तान पूरी तरह टूट गया। इस युद्ध में इंडियन नेवी ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसीलिए भारत हर वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में भी मनाता है। अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसमें नेशन फर्स्ट और भारत प्रथम की भावना प्रचुर मात्रा में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया आज वो दृश्य देख रही है जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भारत के सांसदों का एक डेलीगेशन इस समय विदेश यात्रा पर है और वो वहां पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों को बेनकाब करने में जुटा है। लेकिन जो बात इस दौरे को खास बनाती है वो है भारतीय लोकतंत्र की वो शक्ति जो संकट के समय एक स्वर में गूंजती है, भारत सर्वोपरि। इस डेलीगेशन में शामिल नेता अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, विचारधारा अलग अलग है। कोई उत्तर भारत से है तो कोई दक्षिण से है, कोई सत्ता पक्ष से है तो कोई विपक्ष से है। लेकिन इस सब के बाद भी वो पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए एकजुट है। ये दृश्य बताता है कि भारत सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवंत विचार है। संसद में मतभेद हो सकते हैं लेकिन जब तिरंगे की शान की बात आती है तो हर दल, हर नेता एकजुट होकर उसे थाम लेता है। हमारे नेता ये संदेश भी दे रहे हैं कि आतंकवादी भारत को बांटना चाहते थे लेकिन देश अब ज्यादा एकजुट है। यहाँ असहमति में भी राष्ट्र प्रेम की सहमति है। I don't work for the government, as you know. I work for an opposition party. हम यहाँ पर भारतीय पार्लियामेंट को लेकर नहीं आए हैं। हम यहाँ पर अंतर पार्टी मल्टी पार्टी एक डेलीगेशन को लेकर आए हैं जो भारत की तरफ से एक ही भाषा बोल सकता है। हम यहाँ अलग अलग भाषा नहीं बोल सकते। Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands that India stands united against terrorism. हम पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं लेकिन जब देश की बात है हम सब एक हैं। We have different mother tongues, and out of the 8 of us, we represent 5 different religions. Yet we are one India. India is indeed united. Terrorism has become an economic industry for Pakistan to hold the world to account. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women. Our Prime Minister and the country has clearly stated that we will no longer differentiate between state-sponsored terrorism and terrorist activities of individuals and groups. India has suffered enough and the time has come to say no more. the best thing now with the Kingdom of Saudi Arabia, the Kuwait government and the Bahraini government, we have requested them when the delegation and met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF grey list. अब सत्ता की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं जिसके केंद्र में पाकिस्तान और उसका प्यारा आतंकवाद है और इस मुद्दे पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कल पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर थे। कल के दौरे को पीएम मोदी ने आज भी जारी रखा। बिहार और उत्तर प्रदेश में उन्होंने आज 2 सभाएं की और दोनों जगह पर उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद पर खूब हमला किया। पीएम मोदी की शुक्रवार की सुबह बिहार के रोहतास जिले में एक जनसभा से हुई। करीब 33 मिनट के भाषण में उनका फोकस आतंक और आतंक का पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान पर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के 1 दिन के बाद वो बिहार आए थे। उन्होंने बिहार की धरती से जो वचन दिया था वो पूरा किया। पहले एक बार सुनिए कि उन्होंने 24 अप्रैल को मधुबनी में क्या कहा था और आज रोहतास में क्या कहा। इसके बाद पीएम मोदी के राष्ट्रवादी और आतंकवादी विरोधी संबोधन की कुंजी खोलेंगे।
जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। बिहार के रोहतास के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। यहां भी पीएम मोदी के टारगेट पर पाकिस्तान और उसका प्यारा आतंकवाद ही था। पीएम मोदी ने कानपुर में सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभम द्विवेदी के परिवार को आश्वासन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीएम मोदी ने कानपुर में आतंकवाद के खिलाफ 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र, भारत हर आतंकी हमले का जवाब देगा। दूसरा सूत्र, भारत एटम बम की धमकी से नहीं डरेगा। और तीसरी बात यह कि भारत आतंकी और उसकी सरकार को एक नजर से देखेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कानपुर में वहीं के भाषाई अंदाज में कहा कि दुश्मन कहीं का हो उसे हौंक दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे दिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा।
तीसरा, आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, भौंक दिया जाएगा। पीएम मोदी के संबोधन में आज काफी आग थी। ये इतनी ज्यादा ज्वलनशील थी कि इसकी तपिश पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में जरूर महसूस होगी। हालांकि पाकिस्तान की चर्चाओं से अलग पीएम मोदी के यूपी बिहार दौरे पर राजनीतिक चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा बात पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की हुई। रोहतास की रैली में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच अच्छी खासी राजनीतिक केमिस्ट्री भी दिखी। मंच पर दोनों नेता एक दूसरे से कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिखे। इस दौरान सीएम नीतीश पीएम मोदी के सामने कई बार हाथ जोड़े हुए और अपनी बात कहते हुए दिखे। हालांकि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी को पीएम मोदी का संबोधन पसंद नहीं आया। इन दलों ने पीएम पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन के बीच एक भावुक क्षण तब देखने को मिला जब पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये मुलाकात महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक दृश्य बन गई जिसमें लाखों दिलों को छू लिया। वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने कठिन परिश्रम और समर्पण से खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, जब प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने विनम्रता से उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। ये परंपरागत भारतीय संस्कृति की झलक थी जहां युवा अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन की दिशा तय करने वाला माना जाता है। पीएम मोदी ने भी स्नेहपूर्वक वैभव की पीठ थपथपाई। ये क्षण केवल दो व्यक्तियों के बीच की मुलाकात नहीं थी बल्कि उस विजय का भी प्रतीक था जो वैभव ने बहुत संघर्ष के बाद हासिल की है। वैभव की सफलता में उसके परिवार का बड़ा त्याग शामिल है। आज वैभव के करिश्मे के कारण ही वैभव के माता पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल पाए। ये किसी भी पिता का सपना होता है कि उसके बेटे की कीर्ति के कारण उसे लोग जाने, उसे सम्मान मिले। आज जब वैभव का परिवार पीएम मोदी से मिला तो ये उसी सपने के सच होने के जैसा था। वैभव के पिता अपने स्कूटर पर बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए ले जाते थे। मां ने वैभव के लिए अपने सोने के कंगन बेच दिए थे। आज उन्हें अपने उन फैसलों पर गर्व हो रहा होगा। किसी युवा के ऐसे भावनात्मक क्षण राष्ट्र की आत्मा को स्पर्श कर जाते हैं। वैसे 14 वर्ष के वैभव आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वैभव के नाम आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक है। पीएम मोदी पहले भी खेलो इंडिया के उद्घाटन के मौके पर वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर चुके हैं। शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध कथन है, नाम में क्या रखा है, लेकिन जापान सरकार के एक नए आदेश ने बता दिया है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। इसलिए बच्चों का नाम बहुत सोच समझकर रखा जाना चाहिए। जापान सरकार ने बच्चों के अजीब नाम रखने पर रोक लगाई है। दरअसल जापान में कई माता पिता अपने बच्चों को नाइक, पिकाचू या पुडिंग जैसे नाम देने लगे थे, लेकिन अब इन नामों पर रोक लगाई गई है। ऐसे अजीब नामों को जापान में किरा किरा नाम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चमकदार या अलग। ऐसे नामों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद जापान सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इसके लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन किया गया है। नए नियम के मुताबिक माता पिता को बच्चे का नाम दर्ज कराते वक्त उसका सही उच्चारण भी बताना होगा। यदि नाम का उच्चारण बहुत मुश्किल हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर किसी नाम को पढ़कर उसका सही उच्चारण समझ में नहीं आता है तो अधिकारी उसे रद्द कर सकते हैं। इसके पीछे का तर्क यह है कि अजीब नामों की वजह से स्कूल में बच्चों को चिढ़ाया जाता है। हालांकि कुछ लोग इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि बच्चे उनके हैं तो नाम रखने का हक भी उन्हीं का होना चाहिए। खैर, इस विरोध के बाद भी नए दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। माता पिता को अब नाम वाले इन नियमों का पालन करना ही होगा। सत्ता में अब आपको एक रिमाइंडर भी बता देते हैं जो फिल्म अभिनेता अरशद वारसी से जुड़ा हुआ है। मुन्ना भाई, एमबीबीएस और गोलमाल जैसी कई फिल्मों में अभिनय कर चुके अरशद वारसी शेयर ट्रेडिंग वाले एक गोलमाल में फंस गए हैं, जिसके बाद अरशद वारसी पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक्शन लिया है। सेबी ने अरशद वारसी के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने पर 1 वर्ष का बैन लगा दिया है। अरशद की पत्नी और भाई समेत कुल 58 लोगों पर बैन लगाया गया है। इसके साथ साथ 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही शेयर बेचने से कोई कमाई भी उन्हें वापस करनी होगी।
अरशद वारसी और उनकी पत्नी पर यह एक्शन आखिर क्यों हुआ, अब इसकी भी पूरी कहानी समझ लीजिए। दरअसल उन पर गलत तरीके से शेयर की कीमत बढ़ाकर मुनाफा कमाने का आरोप है। एक कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गलत तरीके से कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने बीच शेयर खरीद और बिक्री करके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाया, जिससे ऐसा लगे कि कंपनी के शेयर की बहुत डिमांड है। इसके अलावा कई YouTube चैनल पर कंपनी से जुड़े फर्जी वीडियो बनाए गए। इन वीडियो में कंपनी की डील और योजनाओं के बारे में कई गलत जानकारियां दी गई, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इसी दौरान अरशद वारसी और उनकी पत्नी ने भी इस कंपनी के शेयर खरीदे। जब भ्रामक वीडियो की वजह से शेयर की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया तो शेयर ऊंची कीमत पर बेच दिए गए। सेबी ने इस मामले की जांच की तो अरशद वारसी को ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने में शामिल माना और उन पर एक्शन लिया। यानी मुन्ना भाई MBBS के सर्किट अब 1 साल के लिए शेयर बाजार की ट्रेडिंग से आउट हो चुके हैं। घूंटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।